हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डीलर क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। आज की जो ये क्लास है, शिक्षण अधिगम की क्लास है। एक्सरसाइज 1 यहाँ पे मैं कंडक्ट करवा रही हूँ। एजुकेशन पेपर 2 है, 50 नंबर का पेपर आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 50 नंबर वाले जितने 3 सब्जेक्ट हैं और मैथ, यही 4 आप लेकर चलिए, आप अच्छा नंबर गेन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। जो चीज़ें बता रही हूँ फैक्चुअल है। जो गलतियां मैंने की थी उस चीज़ को आपको चाहती हूँ कि आप ना करें, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और आपको कोई भी दिक्कत अगर नोट्स में लगती है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगी चेंज करने की। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा यहाँ पे है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की एक्सरसाइज फर्स्ट है, एजुकेशन पेपर 2। आप शालिनी डीलर क्लासेस के साथ बने हुए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने लिया है शिक्षण को ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। तो जॉन ड्यूवी साहब ने कहा है। डीएलएड में, टेट में, सुपर टेट में पूछा जाता है शिक्षण को ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन ड्यूवी साहब ने कहा है। ठीक है बात, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का यहाँ पे है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर है। इसके अंदर जो चर पाए जाते हैं शिक्षण प्रक्रिया के अंदर, 3 चर पाए जाते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षार्थी, तो उसमें कौन ऐसा चर है जो डिपेंड है, जो निर्भर है, तो वो शिक्षार्थी है, क्योंकि शिक्षार्थी जो होता है वो टीचर पर, पाठ्यक्रम पर निर्भर होता है। उनके बिना वो शिक्षा को नहीं कर सकता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है, तो वो शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्षा का जो शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना है। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक, अधिगम को, लर्निंग को अफेक्ट करने वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो वो उपरोक्त सभी हैं। उचित वातावरण, प्रेरणा और परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी, प्रेरणा मोटिवेशन, और एक अच्छा एनवायरनमेंट। आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तब आपका जो लर्निंग है, अधिगम है, वो बहुत अच्छा होगा। आप मोटिवेटेड रहेंगे तब भी आपका अधिगम होगा। आप में मैच्योरिटी रहेगी, सही हिसाब से वो निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का आपके पास मतलब वो आपको समझ रहेगी, तो वो चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है। जो लर्निंग है उसका एक नॉर्मल सा जनरल फॉर्म में मीनिंग क्या है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है। शिक्षण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है सिखाना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षण शब्द किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी का। इंग्लिश में इसको टीचिंग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, सीखना। आपको एक लाइन से मैंने 3 क्वेश्चन दिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि शिक्षार्थी, शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, त्रिआयामी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, जिसमें शिक्षक, छात्र, जिसमें टीचर, बच्चे और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें हमारे टीचर हैं, हमारे छात्र हैं और हमारा कैरिकुलम है। इन तीनों के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षण कार्य क्या है। शिक्षण कार्य क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। जो ये शिक्षण कार्य है, हम जब इसकी प्रक्रिया को विधिवत अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, खोजते हैं, पढ़ते हैं, विद्या लाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो शिक्षण शास्त्र कहलाता है। ठीक है बात, इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। जो अध्यापन की शैली है, पढ़ाने का तरीका है, जो नीति है, जो जो प्रिंसिपल है, जो जो एक स्टेप है, आप कैसे पढ़ाएंगे, किस विधि को, किस टेक्निक को लागू करेंगे, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है, जब कोई टीचर क्लास में जाके या कहीं भी अध्यापन का कार्य कर रहा है, तो वह इस बात को बहुत ही फोकली ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ आए। जब टीचर जाके क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि बस वो जाए और खाना पूर्ति करके बोझ के रूप में बस लेक्चर सुना के चला आए, ऐसा नहीं है। उसको ऐसा पढ़ाना है कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आए, बच्चे उससे कुछ अवगत हैं,
नहीं है तब उनको अवगत कराएं, उनको समझाएं, उनको निष्कर्ष तक पहुंचाएं। इन चीज़ों का भी एक रूल लेकर चले कि वो चीज़ें बच्चों को समझ में आए, अदरवाइज पढ़ाने का मतलब ही क्या निकला। तो शिक्षण कार्य क्या है कि हम ये एक ऐसा कार्य है कि अगर आप टीचर पढ़ाने जा रहे हैं तो जिसको आप पढ़ा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उसको वो चीज़ें समझ में आए, इस चीज़ को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है, तभी आप सफल होंगे। ठीक है बात। आज का 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी कार्य अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तभी आप उस चीज़ को कर रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो आप उद्देश्य से यही समझा करिए कि मूल उद्देश्य क्या है। आप अगर कोई चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप डीएलएड का जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे ही पढ़ रहे हैं मस्ती के लिए? नहीं ना, आपको तो टीचिंग की जॉब लेनी है, टीचर बनना, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप क्यों पढ़ते? क्यों इतना अपनी प्रॉब्लम्स को लेते? तो यहाँ पे क्या है कि आपका एक एम है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है। वैसे शिक्षण जो ये होता है, लर्निंग होती है, उसका भी एक उद्देश्य होता है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। शिक्षण का मुख्य व महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बाल उपयोगी बनाना। जो सीखने का ये प्रोसेस है, इसको बाल उपयोगी बनाना, लाइक बच्चों के लिए उपयोगी बनाना, रुचिकर बनाना, इंटरेस्टफुल बनाना, आनंदमय एंटरटेनमेंट टाइप का, और इफेक्टिव बनाना, और बिहेवियरल बनाना, बोधगम्य बनाना यानी कि फैक्चुअल बनाना, शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। यहाँ पे बात ये बोल रही है कि जो ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो भी चीज़ सिखा रहे हैं या सिखाना चाहते हैं, बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं, या एक ऐसी प्रक्रिया को फॉलो करना कि वो बच्चों के लिए उपयोगी हो, बच्चों के लिए यूज़फुल हो, वो उनका प्रयोग कर सके, उनको इंटरेस्ट आए उस चीज़ों में। अगर वो चीज़ कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कुछ खोज कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वो क्रियाशील रहें, एक्टिव रहें, तभी उस चीज़ों को वो अच्छे से सीख पाएंगे जब उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर अब वो इफेक्टिव रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, उनके दिमाग पर प्रभाव डाल पाएगा, तो वो और इफेक्टिव काम करेंगे, सीखेंगे, खुद खोज करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज उनको जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो उतने तक ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मेन उद्देश्य टीचर का, शिक्षण का यही होता है कि आप उसको इतना इंटरेस्टफुल, इतना रुचिकर बना दो कि बच्चा उसमें खुद भी इंटरेक्ट होकर चीज़ों को आगे बढ़ाए, खुद भी सक्रिय रहे कि ये कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। ठीक है बात। फिर इसमें दिया है कि शिक्षार्थियों के जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व में उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को, उनकी कुशलताओं का अधिकतम विकास करना। ये शिक्षण का उद्देश्य है। जो उनकी बच्चे की पर्सनैलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी ये सारी जो स्किल्स है, इन सब चीज़ों को इतना इसका डेवलप करना, इतना विकास करना, इन सारी चीज़ों को लेके उसका एक कंप्लीट इतना डेवलप कर देना चीज़ों को कि वो एक प्रवीण नागरिक बनकर अपने चीज़ों को मोटिवेट, अपने चीज़ों को कंडक्ट कर सके, पा सके, जिससे जो उसका एम है वहाँ तक वो पहुँच सके, उसका अधिगम हो सके, कुशलता पूर्वक उसका अच्छे से अच्छा विकास हो सके। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 8th क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षण का महत्व क्या है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समय होता है। जो ये लर्निंग है, जो एजुकेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। सोशल भी देखा जाए और पर्सनल भी देखा जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है सभी के लिए। यही कारण है कि हमें शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण। अगर अपनी लाइफ में आप कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ अलग करने की चाहत या भूख आपके अंदर है, आप अपनी शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, जो चीज़ें आपकी इच्छाएं हैं, आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, आप कुछ नाम कमाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा का ही एक माध्यम, जो तरीका है वो सबसे उचित है। आप अपने रास्ते तक पहुंच सकते हैं। फिर दिया है इसमें, यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा है, आप एजुकेटेड हैं, तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हाँ एक बार आप हल्का सा पीछे होंगे, अदरवाइज अगर आप पावरफुल हैं, ये नहीं कि आप हेल्दी पावरफुल हैं, आप अगर मेंटली पावरफुल हैं तो आप कैसी भी कंडीशन आएगी उसमें अपने काम को बना ले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है। मैं इसको ब्रीफ में एलोबरेट करके बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ नाम ले रही हूँ, उनके जो प्रतिपादक है उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में भी खूब आता है, सुपर टेट, डीएलएड सब में आता है, कहीं नहीं छोड़ा हुआ है। पहला यहाँ पे है मॉन्टेसरी विधि। इनकी जो किसकी ये विधि है, तो ये मारिया मॉन्टेसरी एक मैडम थी, उनकी विधि है, उन्होंने यह विधि को लाया था।
दूसरा यहाँ पे है किंडरगार्टन, किंडर बच्चों का गार्डन, तो ये फ्रॉबेल साहब है, उन्होंने दिया था। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है खेल विधि, खेल के द्वारा हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। फिर उसके बाद है डाल्टन विधि, ये पार्कहस्ट ने दिया था, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। फिर पर्यटन विधि है, पेस्टोलॉजी साहब ने दिया है। खोज विधि है, आर्मस्ट्रांग है, इसको ह्यूरिस्टिक विधि है या अन्वेषण विधि भी कहते हैं, आर्मस्ट्रांग ने इसको दिया है। प्रश्नोत्तर विधि हमारे सुकरात साहब ने दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि को हमारे कैल्पेट्रिक साहब ने दिया है। किसने दी ये क्वेश्चन, अब की बार मैंने देखा था टेट में आया हुआ था, कैल्पेट्रिक ने दिया है प्रोजेक्ट विधि, कैल्पेट्रिक साहब ने दी है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आज का 10th क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया के लेखन में मुख्य अंग कितने हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो लर्निंग का है, उसमें लेखन का मुख्य अंग कितना है, तो ये आप जानिए कि शिक्षार्थी है, शिक्षक है और पाठ्यचर्या है। आज का 10th क्वेश्चन यहाँ पे है शिक्षण प्रक्रिया के लेखन के मुख्य अंग कितने। यहाँ पे लेखन नहीं होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग 3 है, शिक्षार्थी स्टूडेंट, शिक्षक टीचर और पाठ्यचर्या कैरिकुलम। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनके विदाउट लर्निंग नहीं होगी। पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ाने वाला टीचर, पढ़ने का माध्यम हमारा कैरिकुलम, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जो प्राइमरी स्कूलों में, उच्च प्राथमिक में चलाया जाता है। ठीक है बात, 3 इसमें अंग हैं। फिर 11th क्वेश्चन है संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक, प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच की, जो मौखिक है, जो वर्बल है, जो लिखित है, जो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक माध्यम मीडियम के थ्रू अपने थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेषण की प्रक्रिया यानी कि भेजने की प्रक्रिया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक। अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं तो आपके पास कोई मैसेज होना जरूरी, वरना आप क्या संप्रेषण कर रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, नहीं। अगर 2 इंसान हैं तो कुछ बातें करेंगे तो क्या हुआ, वो संप्रेषण कर रहे हैं, तो इसमें संदेश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण में पहला पक्ष जो प्रेषक यानी कि संदेश होता है, यहाँ पे भेजने वाला जो संदेशक होता है वो, फिर यहाँ पे दूसरा पक्ष प्रेषणी है, जो लेता है, प्राप्त करता है वो। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा यहाँ पे है संप्रेषण कौशल से आप क्या समझते हैं। संप्रेषण कौशल वे है जिन्हें सीखा जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल वो होती है जिसको सीखा जा सकता है, जिसका एक्विजिशन किया जा सकता है, ये अर्जित की जा सकती है, और जिनका प्रयोग संदेश के। संप्रेषण कौशल से आप क्या समझते हैं। संप्रेषण कौशल वे है जिन्हें सीखा जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल वो होती है जिसको लर्न किया जा सकता है, एक्विजिशन किया जा सकता है जिसका, और जिनका प्रयोग संदेश के प्रभावी संप्रेषण हेतु क्या, इनका यूज जो किया जाता है वो अपने मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। संप्रेषण दक्षता में वृद्धि करते हैं, ये जो एबिलिटी होती है उनको उसमें ग्रोथ करवाते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण कौशल के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा शिक्षण कौशल प्रक्रिया में, क्योंकि इसी के द्वारा जो शिक्षण है उसको प्रभावशाली बनाया जाता है। क्योंकि टीचर अगर क्लास में आ रहा है तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातें करेगा, उनसे बच्चों से जुड़ेगा। कोई उसके पास एक मतलब बात करने की तरीके रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, तभी तो बात करके इंटरेक्ट करेगा, उनके विचारों को जानेगा, अपने विचारों को उनको बताएगा। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के कितने घटक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे है संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक अपना संदेश इस संचार माध्यम से मार्ग द्वारा प्रापक तक देता है, जो भेजने वाला है जिसको रिसीव करना है उसको देता है। यहाँ पे 4 तत्व बताए गए हैं, एक संप्रेषक, एक संदेश और एक माध्यम। और यहाँ पे 4 लोगों को इम्पोर्टेंट तत्व के रूप में जाना गया है, संप्रेषक, संदेश, भेजने वाला, मैसेज भेजने का तरीका और प्रापक, ये 4 इसके तत्व हैं। ठीक है बात, आगे देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के अध्ययन और विकास के साथ इसके अन्य तत्व भी सामने आए जिनकी संप्रेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, ये इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है बात। आज का 14th क्वेश्चन यहाँ पर है प्रभावशाली संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं। अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन चाह रहे हैं कि आपका अच्छा कम्युनिकेशन बातचीत हो जाए, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होता है। तो यहाँ पे है
भाषा संबंधी कठिनाई, अगर आपकी भाषा नहीं अच्छी है, जैसे आप वो मतलब मराठी हैं और आप कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे आपको भाषा संबंधी की वो प्रॉब्लम होगी, आप बात नहीं कर पाएँगे, तो ये भाषा संबंधी है, तो दिक्कत होगी, आप कैसे उनसे बात कर पाएँगे, कैसे उनसे कुछ रास्ता पूछना है तो पूछ पाएँगे, ये सब बातें। बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो ये भाषा की प्रॉब्लम हो गई। और फिर अलग-अलग से क्षेत्रों की भाषाएँ अलग-अलग होती हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है दूसरे का जब वो ट्रैवल करते हैं, या कुछ भी दिक्कत होती है, या कहीं कोई लेटर है, कोई भी चीज़ है, तो पढ़ने में उनसे वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा से ही अवगत रहते हैं, तो उन्हें दूसरे की भाषा पढ़ने में दिक्कत होती है। रुचि का अभाव है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप अच्छे से नहीं बात करना चाह रहे हैं, या कुछ भी आप किसी चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बात का जो ये कम्युनिकेशन का स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, ये इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। फिर जो प्रशिक्षित हैं व्यक्तियों के, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको बात यही होता है ना कि बातचीत से पता चलता है कि हाँ बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं। तो वो चीज़ें स्किल भी आती है कि अगर आप नहीं समझा पाएँगे तो दिक्कत होगी। फिर शारीरिक बाधाएँ, अगर आप वो कुछ गले में प्रॉब्लम है या तुतलाते हैं या कोई भी दिक्कत है, तो उसमें भी बहुत बाधाएँ क्रिएट हो जाती हैं संप्रेषण में। फिर यहाँ पे है सामाजिक, मनोदैहिक और व्यक्तिगत, ये समाज की भी जो समाज का कल्चर इन्वायरमेंट नहीं रहता है तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी सब कम्युनिकेशन के बाधक हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है शिक्षण का अभिप्राय है, ये इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में पूछा जाता है शिक्षण का अभिप्राय क्या है। तो शिक्षण का मतलब यहाँ पे पढ़ना है। एक शब्द में 1 नंबर आप मिल जाएगा। शिक्षण का अभिप्राय क्या है? शिक्षण का अभिप्राय पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षण का संबंध है, किससे है? शिक्षण का संबंध 3 लोगों से अच्छे से, एक शिक्षार्थी, एक शिक्षक और एक पाठ्यपुस्तक। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक ही क्वेश्चन को, एक ही चीज को 3-4 बार अलग अलग तरीके से पूछता है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यपुस्तक। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। शिक्षण सुनियोजित होता है, मतलब पहले से प्री अरेंज होता है कि हमको इस स्टेप से आगे चलना है और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा शिक्षण सुनिए, एक अच्छा अगर शिक्षण आप चाहते हैं कि ये अच्छा शिक्षण है, तो वो जब कोई शिक्षण है वो सुनियोजित होगा तो वो एक अच्छा शिक्षण कहलाएगा। अच्छे शिक्षण में शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान, जो अच्छा शिक्षण होता है उसमें टीचर और बच्चों के बीच में जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान से मतलब जो टीचर की जो नॉलेज है वो बच्चों को देगा, बच्चों के जो क्वेरीज हैं उनको उनसे लेगा, फिर जो कमियां हैं उसको सुधारेगा फीडबैक के थ्रू। तो ये विचार विनिमय का एक प्रोसेस है, तभी होगा, तभी ये अच्छा प्रोसेस तभी होगा जब आप सुनियोजित तरीके से काम को करेंगे। अच्छा शिक्षण छात्रों के सभी पक्षों के विकास को प्रभावित, अगर एक अच्छा शिक्षण हो रहा है तो जितने भी विकास बच्चों के अंदर आपको चाहिए कि ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो, तो वो सभी चीज़ को प्रभावित करेगा। अच्छा शिक्षण छात्रों में संवेदनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, जो इमोशनल एक मैच्योरिटी होती है, जो उनके अंदर जो उनके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, वो शिक्षण, अच्छा शिक्षण अगर हुआ है तो उनके अंदर वो स्थिरता आने लगती है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है शिक्षण के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, शिक्षक के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। टीचर के सामने जो शिक्षण कराता रहता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। शिक्षण माध्यम की समस्या, अगर इन्वायरमेंट नहीं सही मिल रहा है तो आप अच्छा शिक्षण नहीं दे पाएंगे। बच्चे हैं बहुत परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, बहुत सारी कोई भी दिक्कत, अगर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब अच्छा शिक्षण नहीं होगा, बच्चों का विकास भी नहीं होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, कोई बच्चे कुछ, कोई बच्चे कुछ, तो ये चीज़ें बाधा करती हैं। सह शिक्षा, क्योंकि एक साथ सबको पढ़ाना है, तो ये भी जो है एक बहुत ही अजीब सा माहौल क्रिएट कर देती है। आप अगर कंट्रोल कर लेंगे ठीक, अदरवाइज बच्चे परेशान करते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन यहाँ पे है संप्रेषण की विशेषताएं क्या है, क्वालिटीज़ क्या है। तो अनुभव और भावनाओं का आदान प्रदान करना, अपने विचार को, अपनी फीलिंग्स को संप्रेषित करना, एक दूसरे तक विचार विनिमय के थ्रू ले जाना, उनको अपनी बात बताना, उनकी बात सुनना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है संप्रेषण का कार्य क्या है। अनुभूति करना, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना। संप्रेषण मतलब ये कार्य बोलना है, तो खुद से भी बातें करना, उसकी बातों को सुनना, उनसे प्रोजेक्ट करना, बातों को सीखना, अपनी बातों को बताना, कुछ गाइडेंस लेना, कुछ गाइडेंस देना, तो ये, और अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको क्रियाशील बनाए रखना, एक्टिव बनाए रखना, अनुभूति करना। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में पूछा जाता है कि क्या रूप है, क्या स्ट्रक्चर है। तो शाब्दिक और अशाब्दिक। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक।
एक बोलकर एक ने। ठीक है बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। मैंने टॉप 21 क्वेश्चंस को लिया था एडुकेशन पेपर 2 से, जो 50 नंबर का पेपर पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत अराइज किए जाते हैं। मैं इसी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको करवाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं पीडीएफ को कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगी, आप वहां से लेके नोट्स बनाइए। इन सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ऐसे ही क्वेश्चन ढीले ने पूछे गए हैं। मैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको आगे कराऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।